बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेव क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेव क्या होती है हमारे पास। अ वेव इज डिस्टर्बेंस इन मीडियम, यानी वेव क्या होती है, डिस्टर्ब करती है, बिगाड़ती है। किसको बिगाड़ती है? इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम यानी किसी एक रास्ते के अंदर। विच काज, जो वजह बनता है। किस चीज की वजह बनता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी जो मीडियम के जरात होते हैं ना, यानी जो हरकत कर रहे होते हैं हमारे पास मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। बात देख लें, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली सारी टाइप्स चल रही हैं, तो इसके अंदर भी वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन का आपको पता है कि आगे पीछे हरकत होती है ई की पॉइंट के गिरद, यानी अपनी मीन पोजीशन के गिरद। अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वो हरकत करेंगे। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये शर्त होनी चाहिए, यानी इक्वल इंटरवल यानी बराबर वक्फों के अंदर। यानी एक अगर वेव पैदा हुई है ना 2 सेकंड में, तो अगली जो वेव प्रोड्यूस होगी वो भी 2 सेकंड में होगी। यानी टाइम मैटर कर रहा है, टाइम का पूरा रोल है इसके अंदर, यानी वो एक खास वक्फे के मुताबिक ना हरकत करेगी। इसकी ना एक मिसाल लेते हैं कि मैं ना ये एक टब सा बना लेता हूं। ये एक एग्जाम्पल बुक के अंदर नहीं है, वैसे मैंने बना देता हूं आपको। अच्छा, इसके अंदर ऐसे समझे कि यहां तक पानी है, रेस्ट की हालत में, वाटर रेस्ट यानी साकन हालत में पानी है। मैं क्या करता हूं, मैं एक ना स्टोन जो है ना, स्टोन यानी पत्थर, उसको इसके अंदर फेंकता हूं। अब देखें ऑटोमेटिकली जब स्टोन इसके अंदर जाएगा ना, पत्थर जाएगा, तो यहां पे ये इसकी बन जाएगी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन। और ये जो है ना यहां पे वाटर वेव्स ये हरकत करने लग जाएंगी। अब इनकी हरकत कैसे होगी जरा देखिएगा। ये ऐसे समझ लें कि वाटर है ये वाला, तो यहां पे अगर गिरा है तो वाटर वेव्स कुछ इस तरह प्रोड्यूस होंगी, इस तरह करके। बेशक आप गौर करें, आप देखें। अब यहां पे देखें, विद द पैसेज ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जितना टाइम गुजर रहा है, एक दफा वो ऊपर जाती है, एक दफा वो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। आप लहरों को जरा गौर से देखें ना, तो बिल्कुल इसी तरह हरकत कर रही होती है। अब बात आई है डेफिनेशन के अंदर के अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये इसकी जी मीन पोजीशन बनी हुई है, ये वाली वस्ती पोजीशन। बिल्कुल अगर गौर करें तो इसके ऊपर नीचे, यानी अपनी वस्ती पोजीशन को वो नहीं छोड़ रहे, वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं। अब यहां से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कब पैदा हुआ, बिगाड़ कब पैदा हुआ? जब मैंने उसके अंदर स्टोन को फेंका। विच कॉज, जो वजह बना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। पहले अगर देखे पानी बिल्कुल साकन हालत में था, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, उसने मीडियम के पार्टिकल यानी ज़रात को हरकत करवाना शुरू कर दी। देयर मीन पोजीशन, अपनी वस्ती, ये उसकी वस्ती पोजीशन है, ऐसे ऐसे देखे जरा, ये नीचे भी और ऊपर भी आएगी, यानी इन्होंने वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर दी। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है खास वक्फों के अंदर, बराबर वक्फों के अंदर। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेगी उतना टाइम ही नीचे आने के लिए लेगी, बराबर बिल्कुल टाइम चल रहा है हमारे पास। अब वेव के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आगे हम लेके चलेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। यानी वेव एक तो नहीं ना होती, वेव्स की कई इकसाम होती हैं, लेकिन यहां पे जो डिस्कस हुई है ना वो 2 ही हैं। यानी टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी निकली हैं? 2। अब पहले हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरे पे आती है मैकेनिकल वेव्स। अब 2 टाइप्स हैं, दोनों का फर्क है, दोनों की एग्जांपल, सारी चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं जिसका ऐसे समझ ले कि आगे जाके थोड़ा सा क्लोज हो जाती है, लेकिन दूसरी जो है ये क्लोज नहीं होती, आगे चलती जाती है, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अब जरा गौर करना है अपने। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपने चलने के लिए या गुजरने के लिए, हरकत करने के लिए
किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी ऐसी वेव जिनको हरकत करने के लिए, गुजरने के लिए, ए वेव विच डू नॉट रिक्वायर, यानी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी अपने निकलने के लिए, अपने चलने के लिए, अपने पैदा होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कैसे पता चला? इसकी ना एग्जाम्पल देखते हैं, मिसाल क्या होती है। अच्छा जी, जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में टेलीविजन तो होगा, टेलीविजन है। अब टेलीविजन को देखें जरा, एक एंटीना लग जाता है। पुराने जमानों में जैसे था, अभी तो केबल वगैरह आ गई है ना। एंटीना लगाते थे, क्या एंटीने का डायरेक्ट रिलेशन इस्लामाबाद में होता था या किसी और जगह पे होता था, किसी हेडक्वार्टर में होता था? नहीं, वहां पे शुआओं के जरिए क्या करता था, एंटीना कैच करता था उन चीजों को और नीचे टीवी के ट्रांसमीटर तक पहुंचा देता था और हम तक वो वेव्स पहुंच जाती थी। दूसरी मिसाल देता हूं मैं, जिससे आपको आसानी से समझ आएगी। रेडियो तो आपने देखा होगा। अब रेडियो क्या होता है? एंटीना होता है, ऐसे ऊपर करते हैं तो इजीली हमारे वो चैनल जो होते हैं, हम सर्च करें तो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। यानी उनको भी गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, कहीं से भी लहरें आ जाती हैं। जहां कहीं कमरे के अंदर, लिहाफ के अंदर, कहीं मर्जी बैठ जाए, किसी कोने में बैठ जाए, आपके पास वेव्स कहीं ना कहीं से होती हुई पहुंच जाएंगी। बेशक आप किसी बंकर के अंदर बैठ जाए, कोशिश यही होगी कहीं ना कहीं से वो आ जाएंगी। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसकी मिसाल अगर देखें तो हमारे पास आ जाती है रेडियो वेव्स, यानी रेडियो की वेव्स जो होती हैं। उसके अलावा टेलीविजन वेव्स, इनकी भी मिसाल है। ये भी हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा, लाइट, रोशनी। कमरा बंद कर दें, हाँ, अगर सूरज बाहर होगा तो आपको रोशनी कहीं ना कहीं से आएगी। बाकी आप अगर कहीं से आपका थोड़ा सा सुराख है, आपको नजर नहीं भी आ रहा, तो रोशनी उससे गुजरते हुए आ जाएगी। यानी रोशनी भी ऐसी होती है, उसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन जब हम चलते हैं ना मैकेनिकल वेव्स की तरफ, तो ये बड़ी डिटेल में भी चलती है। और अब आपको पता होगा कि अगर एक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, उसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब अगर मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करने लगे तो जाहिर सी बात है, ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो लिखते हैं जी, द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी उनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब इसकी भी मिसाल लेते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मेरी आवाज है, आप तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है? इसकी रीजन है। वैसे आवाज नहीं पहुंचती, आवाज पहुंच रही है क्योंकि मेरे दरमियान ना साउंड वेव्स जो होती है ना, ये आगे ट्रैवल करती है किसी ना किसी मीडियम के अंदर। अब मीडियम कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं। मीडियम है हमारे पास जी एयर, हवा। अगर एयर नहीं होगी तो मेरी आवाज आगे ट्रैवल नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी। यानी साउंड वेव्स इसकी मिसाल है। कोई भी मिसाल ले लें, आपको जो सी अच्छी लगती है, कि साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम हमारे पास कौन सा है जी इसके लिए? एयर। यानी एयर यानी हवा के बिना हमारी आगे जो होती है ना आवाज, ये बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। ये कई लोगों को होता है कि आवाज जो होती है ना उसके बिना भी आवाज चली जाती है। ये गलत बात है। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है शायद इसी तरीके कि मैकेनिकल किसी वैक्यूम के अंदर अगर हम बोलेंगे तो आगे आवाज चली जाएगी। वैक्यूम का मतलब होता है खाली एक ट्यूब, तो बिल्कुल भी वो आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं है। आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटीज भी है इस तरह की, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। अब मैकेनिकल वेव्स यानी जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब हम उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। अब पहली टाइप है जी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरी टाइप है ट्रांसफर वेव्स। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को ना डिस्कस करते हैं। ये क्या होती हैं हमारे पास, कैसे लेके चलते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर। चलिए जी देखते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम,
एक वर्ड हर जगह यूज हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम वो चीज होती है जिसको हमने लिया हुआ है, जिसके साथ हम लेके चल रहे हैं। जहां पे पानी था, जो मिसाल हमने पढ़ी थी उसके अंदर पानी था मीडियम, यहां पे मीडियम स्प्रिंग है, ठीक है ना। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम के जर्रात, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है पार्टिकल्स, जर्रात किस चीज के, ऑफ मीडियम, मीडियम के जर्रात, मूव्स हरकत करते हैं। कौन सी हरकत करते हैं, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं आप इसे, कोई मसला नहीं, बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, यानी आगे पीछे हरकत होती है। अलॉन्ग डायरेक्शन, अलॉन्ग डायरेक्शन यानी उसकी सिमत में, उसकी सिमत में, ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जहां वेव्स पैदा हो, जहां पे वेव्स पैदा होंगी। ये क्या बात हुई, चलेंगे इसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ये मैंने इसको क्या किया जी, हरकत दी है। अगर मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के ना, ये वाला जो स्प्रिंग है, अगर मैं इसको पकड़ के इधर हरकत दूंगा ना, इस साइड पे, तो मेरे पास ये स्प्रिंग भी इस साइड में हरकत करेगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे समझ ले कि नीचे प्लेन बनी हुई है, अगर मैं इधर हरकत करूंगा ये इधर करेगा, अगर मैं इधर हरकत करवाऊंगा तो ये इधर हरकत करेगा, यानी बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन होगी जहां पे वो फोर्स लगाई जा रही है ना, उसके बिल्कुल सेम अलॉन्ग जो है ना वो हरकत करेगा। इधर जा रही है तो इधर हरकत करेगा, और अगर यहां पे जा रही है तो वो यहां पे हरकत करेगा। अलॉन्ग द वेव्स पार्टिकल ऑफ मीडियम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जहां पे वो वेव पैदा होगी ना, उसके अलावा यानी उसी की सिमत में ये हरकत करेगा। अब यहां पे कुछ डिटेल में चीजें पढ़ने वाली हैं, वो क्या है याद रखिएगा। स्प्रिंग तो आपने देखा होगा, स्प्रिंग के वो जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे बने होते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, उनको नाम दिया जाता है लूप्स, यानी छल्ले, उर्दू में छल्ले कहते हैं, और लूप्स नाम दिया जाता है इंग्लिश के अंदर। याद रखिएगा, जब भी स्प्रिंग जो है ना हमारे पास, उसकी जो लूप्स है ना, यानी छल्ले, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं ना, नजदीक, उसको नाम दिया जाता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन, ये डेफिनेशन है, व्हेन द लूप्स ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग आर नियरली इक्वल टू ईच अदर, यानी बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। देखे ना, कंप्रेशन की बात हुई है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, किसी भी चीज को आगे की तरफ दबाना, कंप्रेस करना। तो कंप्रेशन यानी दबाव, लेकिन किधर दबाव, दोनों साइडों से दबाव। स्प्रिंग को जब दोनों साइडों से दबाव आएगा तो उसके लूप्स जो होंगे, छल्ले जो होंगे स्प्रिंग के, वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक आएंगे तो उसको हम नाम देंगे कंप्रेशन का। लेकिन एक, ये तो कंप्रेशन तो पढ़ ली, लेकिन एक यहां पे जगह बनी हुई है, ये देखें, यहां पे जो उसके लूप्स है ना, छल्ले जो है, वो तो बड़े दूर दूर हैं। तो ऐसी हालत स्टेट कह सकते हैं जिसके अंदर स्प्रिंग के छल्ले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसको रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। रेयरफैक्शन यानी बिगाड़। देखना, कोई चीज है, मसलन मेरे ये कपड़े ही हैं, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, फाड़ देता हूं, दूर हो जाएंगे। स्टिच्ड है, अगर ये सारी सिलाई उखड़ जाती है, दूर हो जाती है, तो वो क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, बिगाड़ होगा। कहते नहीं कि फलान ने मेरी शक्ल ही बिगाड़ दी, फलान ने हर चीज की शक्ल बिगाड़ दी, तो उसका मतलब है कि ये स्प्रिंग असल इस हालत में नहीं था, इसके ऊपर जो फोर्स लगी है ना, उसने इसकी हालत को बिगाड़ दिया, चेंज कर दिया है। तो ऐसी हालत जिसके अंदर स्प्रिंग के छल्ले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इनके अंदर डिस्टेंस आ जाता है, उसको रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और इसके अंदर दो डेफिनेशन साथ में हमने पढ़ी है। एक पढ़ी है कंप्रेशन की, जिसमें वो छल्ले या लूप्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं। दूसरी हमने पढ़ी है रेयरफैक्शन की, यानी जिसके अंदर वो लूप्स जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, फर्दर उनके अंदर काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। अब यहां पे ये चीज भी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये तो ही अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डिस्कस। अब हम आगे इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर वेव्स। और ये भी देखें, ये जो कह रही है ना, हरकत कह रही है, ये बिल्कुल पैरेलल कह रही है, इसके साथ साथ पैरेलल यानी मतवादी। आगे लेके जाएंगे तो बिल्कुल आगे की तरफ जाएगी, पीछे तो लेके जा नहीं सकते, अगर लेके जाएंगे तो पीछे जाएगी, लेकिन बिल्कुल इसके साथ ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, पैरेलल हरकत बराबर के साथ कर रही है।
अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसकी एग्जांपल को देखते हैं। एक चीज और यहां पे बड़ी बच्चों को ना कंफ्यूज करती है कि यहां पे ना एक लफ्ज आता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ याद रखिएगा, ये नहीं कि डिस्टेंस होता है, होता डिस्टेंस है लेकिन किसके दरमियान होता है बच्चों को ये नहीं पता। जो वेवलेंथ हमारे पास होती है ना, वेवलेंथ, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर भी या रेयरफैक्शन। इसका मतलब क्या वो मैं बताता हूं। अगर आपके पास दो जगह पे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है ना, यहां से लेके यहां जितना फासला होगा उसको लैम्डा यानी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा। मैं लिख देता हूं लैम्डा, लैम्डा के साथ। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यही चीज, यही वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है, लैम्डा। अब आपको पता चल गया होगा कि वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा क्या होता है। दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसको लैम्डा का नाम दिया जाता है। अब आगे चलते हैं जी अपनी ट्रांसफर वेव्स की तरफ। क्या होती है, कैसे लेके चलते हैं इनको। इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स, यानी ट्रांसफर वेव्स के अंदर दी वाइब्रेटरी मोशन, बात कोई है, मोशन वाइब्रेटरी है। वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द या ऊपर नीचे हरकत करते हैं, अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते, चाहे वो जिस तरह की भी हो, जिस हालत में भी हो हमारे पास। अब देखें, ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। अब वो कहता है कि जिसमें पार्टिकल यानी मीडियम के जो जर्रात है ना, मीडियम के जर्रात वो हरकत करते हैं कैसी, अमूदी। अमूदी अब क्या होती है, दो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। उसकी हालत अमूदी हालत, उसकी होती है बिल्कुल सीधी हमवार सतह में। अमूदी हालत होती है जिसमें ऊपर से नीचे आया जाता है 90 के एंगल पे, उसको परपेंडिकुलर का नाम दिया जाता है। अब देखो वो कहता है कि जब इसके वाइब्रेटरी मोशन होती है ना पार्टिकल्स की, लेकिन वो होती कैसे है, वो होती है कि 90 डिग्री के एंगल पे अमूदी हालत में हमारे पास होती है, ये ऐसे पैदा होती है। इसकी मिसाल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, मैं दोबारा यहाँ पे ना लिखता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। हमने ऐसे टब बनाया था, इसके अंदर मैंने बनाया था वाटर, और फिर मैंने इसके अंदर क्या गिराया था, एक स्टोन यानी पत्थर गिराया था। तो जब पत्थर गिराया था तो वेव्स ने हरकत कुछ अगर याद हो इस तरह से की थी, यानी मैं इधर डिस्कस करता हूं, ये वाटर था, जब हरकत हुई तो वाटर वेव्स ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन उन्होंने किस चीज को नहीं छोड़ा, अपनी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन को उन्होंने अपनी को नहीं छोड़ा। सेम इसी तरह वो कहता है कि स्प्रिंग लेता हूं, स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग ऐसा होता है जो बड़ा एक ना नाजुक सा होता है, जो बड़ी इजीली हम कंफर्टली उसको आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। अब वो कहता है उसको लेते हैं और हरकत करते हैं। जब मैं बिगाड़ पैदा करता हूं या हरकत करने की कोशिश करता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो वो हरकत कुछ करता है ऐसे ऐसे, यानी ऊपर नीचे करता है, लेकिन वो किस चीज को नहीं फर्ज करे, ये उसकी ना मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना, यहां पे वो है। मैं उसको ऐसे हरकत देता हूं, एक दफा वो ऊपर जाएगा, फिर वो उतना नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। सेम यहां पे वो बना हुआ है फासला कि ये ऊपर जा रहा है यहां से, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहां से भी। अब यहां पे भी बात वही हो गई है कि लैम्डा, लेकिन लैम्डा को डिस्कस करने से पहले ना हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, उसको मैं बताता हूं आपको वो क्या चीज है। अब याद रखिएगा जो वेव प्रोड्यूस हुई है ना, उसके दो पॉइंट्स बने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स बने हैं? एक पॉइंट बना नीचे की तरफ, एक पॉइंट बना है ऊपर की तरफ। अब याद रखिएगा ये डेफिनेशन है, ऊपर वाला जो वेव का पॉइंट बनता है ना, उसको नाम दिया जाता है क्रस्ट का, और नीचे वाला जो पॉइंट बनता है किसी भी वेव के अंदर, उसको नाम दिया जाता है ट्रफ का। तो आप इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द हायर पॉइंट ऑफ ए वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। मैं लिख देता हूं, वेवलेंथ के बारे में बाद में बता देता हूं। क्रस्ट, द हायर पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट,
और ट्रफ क्या होता है? ट्रफ होता है द लोअर पॉइंट ऑफ वेव, पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अब उर्दू मीडियम वाले भी जरा ध्यान से सुने जी। वेव के अंदर ऊपर वाले जो ज़रात होते हैं या ऊपर वाला जो सिरा होता है सबसे, उसको क्रस्ट का नाम देते हैं, और जो उसका निचला सिरा होता है उस वेव का, उसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। ये डेफिनेशन बाकायदा तौर पे आती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। याद आता है व्हाट आर द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ अ वेव। अब देखिए क्रस्ट भी हो गया, ट्रफ भी हो गया, लेकिन लैम्डा यहां पे भी है। लैम्डा क्या थी हमने यहां पे पढ़ी? वेवलेंथ, डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप उसे, डिस्टेंस को वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाले रिलेशन के अंदर। अब लैम्डा क्या है? याद रखिएगा जिस तरह यहां पे दो चीजों के दरमियान वो फासला था ना, सेम ये फासला है। किसके दरमियान? ये फासला होता है या दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान, ठीक है ना। यानी वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, या आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। यानी ऊपर वाली हालत में अगर ये डिस्टेंस है तो ये क्रस्ट की हालत है, ये वाला अगर डिस्टेंस आपने मेजर करना है तो ये ट्रफ की हालत में है। तो आप इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी फासला दो पॉइंट्स के दरमियान कौन से? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये आपका टॉपिक था बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी किया जा सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, फर्दर टाइप्स पूछी जा सकती है, वेव की डेफिनेशन आ जाती है, वेव्स की टाइप्स आ जाती है, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अंदर स्पेशली ये चीजें आती है कि कौन सी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, कौन सी वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो एग्जाम्पल दे देता है कि ये वाली वेव्स है कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मैकेनिकल है। इसमें वो डिफाइन कर सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसमें भी डिफाइन कर सकता है और एग्जाम्पल पूछ सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या आप समझते हैं कि इसके अंदर मजीद बेहतरी लाई जा सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह हमें बताइएगा। जज़ाकल्लाह।